हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही थी, कल उसका भाग 10 कंप्लीट हो गया है। आज हम भाग 11 हिंदी आलोचना का विकास पढ़ेंगे। हमारे निबंध साहित्य तक रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरा नाम है शैली वाशने। मैं 2021 की यूजीसी नेट टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे कि इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया और एएमयू, डीयू आदि के एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां पे मैंने टॉप किया था। वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2022 में भी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जहां पे फिर से मुझे जेआरएफ प्राप्त हुआ। और अभी मैं 2024 में जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था, वहां पे भी मैंने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था और मैं इंटरव्यू तक भी पहुंची थी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरा एक कोड है शैली 11, यानी कि SHAILY शैली 11। तो दोस्तों, आप लोग हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। हमारे जो HN अध्ययन ऐप है, वहां पे हमारी यूजीसी नेट की क्लासेस, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, वहां पे इसकी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो हिंदी आलोचना का विकास। आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना। तो आधुनिक युग से पूर्व हिंदी साहित्य के विकास के प्रथम दो युगों आदिकाल और भक्ति काल में हिंदी के आचार्यों द्वारा साहित्य समीक्षा सिद्धांतों का विकास नहीं हुआ। कवि प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्र से प्रेरणा लेते रहे। आदिकाल में चारणों का काव्य संस्कृत काव्यशास्त्र की मूल प्रेरणा से अप्रभावित नहीं माना जा सकता। रासो ग्रंथों का मूल्यांकन संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों, रस, अलंकार आदि के आधार पर ही किया गया है। सिद्धों और नाथों की साहित्य की प्रेरणा काव्य शास्त्रीय नहीं है। उनका प्रेरक तत्व धर्म, आध्यात्म और समाज है। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी में कबीर का काव्य साहित्य शास्त्र की उपेक्षा करने वाला है। वह सिद्धों और नाथों की परंपरा का विकसित रूप है। कुछ मार्मिक रहस्य अनुभूतियों के गहन रागात्मक अभिव्यक्ति के बावजूद उसका स्वर उपदेश परक ही है। उसमें सामाजिक और एवं धार्मिक रूढ़ियों का खंडन करके आध्यात्मिक स्तर पर मानवीय एकता का संदेश दिया गया। जायसी के काव्य में संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों, फारसी साहित्य की मान्यताओं तथा भारतीय लोक साहित्य के रूढ़ियों का गूढ़ संश्लेष लक्षित होता है। तो यहाँ पे एक जो बात हमें बता रहे हैं रामचंद्र तिवारी जी, वो यही है कि आदिकाल और भक्ति काल में किसी तरीके की कोई आलोचनात्मक पुस्तक नहीं लिखी गई। यही स्थिति सूरदास के सूरसागर की है। वह वात्सल और श्रृंगार का ही सागर है। तो सूरसागर को वात्सल और श्रृंगार का सागर किसने कहा है? रामचंद्र तिवारी जी ने। यो इसकी प्रेरणा उत्कट भगवत रति है, काव्य शास्त्र नहीं। तुलसी का रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मत होने के साथ ही महाकाव्य की समस्त विशेषताओं एवं संभावनाओं से सर्वथा पूर्ण है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति काल के कवि मूलतः साधक और भक्त थे। उनके काव्य का प्रेरक तत्व भगवत प्रेम और लोक कल्याण है, किंतु यह भी निश्चित है कि वे कबीर को अपवाद माना जा सकता है। ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी मैंने पढ़ा दिया है। ये महत्वपूर्ण है, ये जो मैंने पंक्ति हाईलाइट की है। भक्ति काल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन विशाल लोक जागरण है, जिसकी जड़ें जनता में थी। तो मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन कैसा था? विशाल लोक जागरण था, जिसकी जड़ें जनता में थी। ये रामचंद्र तिवारी जी का कथन है, अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जनता की पीड़ा ही ईश्वर के प्रति कातर पुकार बनकर अनेक रूपों में व्यक्त हुई। भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा लोकोन्मुखी है। तो भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा क्या है? लोकोन्मुखी। यह दूसरी बात है कि क्रमशः मंदिरों की दैनंदिन आचार परंपरा और कीर्तन सेवा से संबंध होने के कारण इसकी भी एक रूढ़ी बन गई और रीतिकाल तक आते आते राधा और कन्हई सुमिरन के बहाने बनकर रह गए। रीतिकाल संवत 1700 से 19। तो रामचंद्र तिवारी जी भी क्या मानते हैं? रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 में रीति ग्रंथों की रचना की अखंड परंपरा लक्षित होती है। रीतिकाल के प्रत्येक प्रसिद्ध कवि ने एकाध लक्षण ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ की रचना अवश्य की। इस युग के कवि आचार्यों ने संस्कृत आचार्यों का स्पष्ट आधार लिया। हिंदी में संस्कृत समीक्षा शास्त्र के 6 संप्रदायों रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि और औचित्य में रस, ध्वनि, अलंकार का ही विशेष प्रचलन हुआ।
अब हम पढ़ते हैं संवत 1707 में चिंतामणि त्रिपाठी ने कवि कल्पतरु नामक सिद्धांत ग्रंथ की रचना की। इसमें संस्कृत के दश रूपक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों का आधार पर रस, अलंकार, गुण, दोष आदि का विवेचन किया गया। तो चिंतामणि की कौन सी रचना है? कवि कुल कल्पतरु। किसके आधार पर लिखी गई? दश रूपक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के आधार पर। चिंतामणि से सिद्धांत ग्रंथों की रचना की अखंड परंपरा आरंभ हुई, जो संवत 1900 तक चली। हिंदी के आचार्यों में चिंतामणि, देव, मतीराम, बेनी प्रवीण और रसलीन का झुकाव रस सिद्धांत की ओर था। तो किसका झुकाव रस सिद्धांत की ओर था? चिंतामणि, देव, मतीराम, बेनी प्रवीण और रसलीन। केशव जसवंत सिंह दूल्हा आदि आचार्यों की आस्था अलंकारों के प्रति। तो किसकी अलंकारों के प्रति आस्था थी? केशव जसवंत सिंह दूल्हा की। कुलपति मिश्र सोमनाथ भिखारीदास और श्रीपति रस ध्वनि को उत्तम काव्य मानते थे। तो रस सिद्धांत की तरफ किसका झुकाव था? चिंतामणि, देव, मतीराम, बेनी प्रवीण और रसलीन। अलंकारों की तरफ किसका झुकाव था? केशव जसवंत सिंह दूल्हे। और रस ध्वनि को उत्तम कौन मानते थे? कुलपति मिश्र, सोमनाथ भिखारीदास और श्रीपति। रीति सिद्धांत की महत्ता चिंतामणि, देव और सुरीति मिश्र ने स्वीकार की थी। वक्रोक्ति को हिंदी के आचार्यों अलंकार के अंतर्गत ही सीमित कर दिया। लगभग 200 वर्ष तक निरंतर सिद्धांत विवेचन में लीन रहने पर ही हिंदी के आचार्य ना तो किसी मौलिक सिद्धांत की स्थापना कर सके, ना संस्कृत के सिद्धांतों को भी विकसित कर सके। तो एक महत्वपूर्ण कथन है। आधुनिक युग भारतेंदु काल समीक्षा सिद्धांतों में नया मोड़। आधुनिक युग के आरंभ अर्थात भारतेंदु युग के उदय 1850 से 85 के साथ हिंदी साहित्य चेतना का पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने लगा। तो भारतेंदु युग का समय क्या माना है? भारतेंदु के उदय का समय क्या माना है रामचंद्र तिवारी जी ने? 1850 से 85 के आसपास। और इसी को उन्होंने आधुनिक युग की संज्ञा दी है। 19वीं शती ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य जिन जीवन मूल्यों को स्वीकार करके पर्याप्त प्रगति कर चुका था, धीरे धीरे हिंदी का साहित्यकार उनसे परिचित होने लगा। वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक क्रांति, राष्ट्रीय एकता, जनतांत्रिक जीवन व्यवस्था, विचार स्वातंत्र्य, जीवन के प्रति बौद्धिक एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण आदि नवीन परंपराओं से हिंदी का साहित्यकार परिचित, प्रेरित एवं प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप हमारे परंपरागत साहित्य संस्कार बदलने लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस जागरण युग के साहित्य चेतना के अरुणोदय बनकर आए। तो किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र को जागरण युग की साहित्य चेतना का अरुणोदय कहा है? तो रामचंद्र तिवारी जी ने। उन्होंने जीवन और साहित्य के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्हें परंपरागत संस्कृत समीक्षा शास्त्र में युगानुकूल परिवर्तन करने में संकोच नहीं था। सिद्धांततः उन्हें रसवादी कहा जा सकता है। तो भारतेंदु कैसे थे? रसवादी। ये आप याद रखेंगे, पूछ भी सकता है क्योंकि उन्होंने लिखा है, ये महत्वपूर्ण है, जा में रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होए। तो ये महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। किंतु वे रस संबंधी मान्यता में परिवर्तन और विकास के समर्थक थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध समीक्षा ग्रंथ नाटक में लिखा है, ये भी महत्वपूर्ण है, और इससे अगला वाला भी महत्वपूर्ण है। वाह वाह, रसों का मानना भी वेद के धर्म को मानना है कि जो लिखा है कि वही माना जाए, और इसके अतिरिक्त करें तो पतित होए। रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की आवश्यकता नहीं। यदि अनुभव में आवे तो मानिए, ना आवे तो ना मानिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार नाटकों की रचना के संबंध में वे युग प्रवृत्ति के अनुकूल परिवर्तन के पक्ष में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है। इससे संप्रति प्राचीन मत अवलंब करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं बोध होता है। तो वर्तमान समय में जो बदलाव आए हैं उसके अनुसार नाटक की रचना करनी चाहिए। भारतेंदु के दृष्टिकोण में लक्षित होने वाला उपयुक्त परिवर्तन आधुनिक युग के चेतना के प्रभाव का द्योतक है। पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा, नवीन व्यवहारिक समीक्षा का सूत्रपात। आधुनिक युग के प्रथम चरण अर्थात भारतेंदु युग में साहित्य के सभी रूपों को विकसित करने का एक सर्वथा नवीन माध्यम
पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के रूप में सुलभ हुआ। इन्हीं पत्रों के माध्यम से हिंदी आलोचना का एक नया रूप भी भारतेंदु युग में ढलने लगा। भारतेंदु द्वारा संपादित कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 समीक्षा के स्तंभ भी रहते थे। भारतेंदु युग के अन्य पत्र हिंदी प्रदीप 1877, भारत मित्र 1877, ब्राह्मण 1883, आनंद कादम्बिनी 1881 आदि पुस्तकों में भी समीक्षाएं प्रकाशित हो की जाती थी। 1880 के पूर्व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली आलोचनाएं अत्यंत परिचयात्मक एवं साधारण कोटि की होती थी, किंतु क्रमशः उनका स्तर गंभीर होता था। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप इस दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माना जा सकता है। तो जो समीक्षाएं सब छपती थी उनमें सबसे अधिक अच्छी समीक्षा या समृद्ध समीक्षा किसमें छपती थी, तो हिंदी प्रदीप में। इन समीक्षाओं द्वारा नए ढंग की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात हुआ, जो भारतीय आलोचना के विकास में सर्वथा नवीन वस्तु थी। तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युग में एक और तो परंपरागत संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों को विकसित करने की मनोभूमि निर्मित हुई और दूसरी ओर नवी ढंग की व्यवहारिक समीक्षा का सूत्रपात हुआ। आधुनिक काल द्विवेदी युग, हिंदी समीक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूपों का विकास और उत्कर्ष। द्विवेदी युग का समय मान रहे हैं 1900 से 1920 तक। आते आते हिंदी साहित्यकारों का मानसिक क्षितिज विस्तृत हो गया। वे अंग्रेजी साहित्य से अधिक परिचित हो गए थे, उन्हें संस्कृत साहित्य के अध्ययन की नवीन प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। अनेक साहित्यकार बांग्ला, मराठी और गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के साहित्य से परिचित होने लगे थे। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक होने लगा था और उनमें स्थायित्व आ गया था। हिंदी गद्य की अभिव्यक्ति क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी और अब उनमें गंभीर विषयों का अनुशीलन होने लगा था। साहित्य में सुधार की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और हम नवीनता की प्रकाश में अपना सब कुछ संवारने बनाने में जुट जाना चाहते थे। ऐसे वातावरण में हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियां विकसित हुई। पहली है शास्त्रीय आलोचना, रीतिकाल लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन या नवीन दृष्टिकोण से सिद्धांत स्थापन। दूसरी थी तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय। तीसरी थी समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का विकास, व्याख्यात्मक आलोचना। चौथी थी अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा। पांचवी थी प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप, व्याख्याएं या टीकाएं। और छठी थी पाठालोचन या पाठानुसंधान। तो ये महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय आलोचना, रीति लक्षण ग्रंथों की परंपरा का विकास। आधुनिक युग में भी रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन करते हुए अनेक समीक्षकों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की। इसमें कविराज मुरारी दीन का जसवंत भूषण, ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको याद कर लेंगे। महाराज प्रताप सिंह का रस सुकुमार, जगन्नाथ भानु का काव्य प्रभाकर, लाला भगवान दीन की अलंकार मंजूषा, सीताराम शास्त्री जी की साहित्य सिद्धांत, कन्हैयालाल पोद्दार की काव्य कल्पद्रुम, अर्जुन दास केडिया की भारती भूषण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रस कलश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्विवेदी काल के बाद भी यह परंपरा चलती रही और बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर, सुखदेव बिहारी मिश्र का मिश्र बंधुओं में से एक का साहित्य परिजात, रामदहीन मिश्र का काव्य दर्पण जैसे ग्रंथ रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ रचना की प्रवृत्ति को जीवित रखने में सहायक सिद्ध हुए। आधुनिक युग में लिखे गए इन सिद्धांत ग्रंथों में विवेचन की स्पष्टता के अतिरिक्त नए अलंकारों के आविष्कार का प्रयत्न, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अलंकारों के संबंध में जानकारी देने की चेष्टा, युग प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए नवीन नायिकाओं की कल्पना आदि कई महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया। तो हमारे जो रीतिकालीन आलोचना है या तो उस पर जो शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए या जो भी आलोचना लिखी गई तो यहाँ दी गई है, तो आप इनके नाम अच्छे से एक बारी याद कर लेंगे। शास्त्रीय आलोचना, नवीन दृष्टिकोण से समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना। नवीन दृष्टि से काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों पर विचार करने वाले में महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय प्रमुख हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रसज्ञरंजन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 के विषय में विषय के अनुकूल छंद योजना, नवीन छंदों के ग्रहण, शुद्ध और सरल भाषा लेखन, अर्थ सौरम्य आदि अनेक बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के साथ ही काव्य में नवीन विषयों के ग्रहण करने पर भी बल दिया गया है। उन्होंने लिखा, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है,
और कहाँ पे लिखा? रसज्ञ रंजन नहीं, कवि और कर्तव्य एक निबंध है, उसी पे ये कथन आया है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो कविता का विषय क्या हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नायक और नायिका ही होंगी। कविता का विषय पशु पक्षी, चींटी, हाथी, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों के बनाने की हम कोई आवश्यकता नहीं देखते। हेला हाव का लक्षण और उसके चित्र देखने से क्या लाभ, अथवा दीपक अलंकार व उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म भेदों को जानने का क्या उपयोग। ऐसे हिंदी में ऐसे कितने काव्य हैं जिनमें ये भेद पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहे कि अलंकारों का ही प्रयोग करो या मतलब किसी एक ही अलंकार के भेदों का ही, ऐसी भाषा और ऐसे अलंकार का प्रयोग करो जो बहुत ही आसानी से आम जनता समझ सके। इससे प्रकट होता है कि द्विवेदी जी तत्कालीन काव्य रचना और समीक्षा सिद्धांत विवेचन के अंतराल को मिटाकर नवीन सिद्धांतों की स्थापना करना चाहते थे, और रसज्ञ रचन इसी चेष्टा का परिणाम है। अगले हैं हमारे बाबू श्याम सुंदर दास ने भी नवीन समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना की आवश्यकता अनुभव किया, और साहित्य लोचन, इनका ग्रंथ का क्या नाम है? साहित्य लोचन में भारतीय रस सिद्धांत के साथ ही कला, साहित्य, कविता आदि के संबंध में पाश्चात्य विचारकों हडसन, वर्सफोर्ड आदि की मान्यताओं को भी स्थान दिया। यहाँ पे बाबू गुलाब राय जी का आगे बहुत महत्वपूर्ण कथन आएगा। ने तो सिद्धांतों के समन्वय पर सर्वाधिक बल दिया और स्पष्टतः स्वीकार किया। मेरा दृष्टिकोण सर्वत्र और इसलिए आलोचना में भी समन्वयवादी है। काव्य कला और साहित्यांगों के विवेचन में मैंने इसी पद्धति को अपनाया है। सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप की परिभाषाएं देने में मैंने देसी विदेशी विद्वानों के मत का समन्वय करके ही अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो किसने खुद को समन्वयवादी कहा है? बाबू गुलाब राय जी ने। इससे प्रकट होता है कि द्विवेदी युग में इस बात का अनुभव किया कि प्राचीन संस्कृत समीक्षा सिद्धांत और उन पर आधारित रीतिकालीन हिंदी लक्षण ग्रंथों का काव्य विवेचन युग प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं। उनके स्थान पर नवीन, उपयोगी और समसामयिक काव्य कृतियों को अनुप्राणित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना होनी चाहिए। नवीन समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना में आचार्य शुक्ल का योगदान श्लाघ्य एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिंतामणि भाग 1-2 में मौलिक सिद्धांतों की स्थापना की। काव्य को ज्ञान साधना के समकक्ष रखकर उसे हृदय की मुक्तावस्था का साधन माना। तो काव्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना? हृदय की मुक्तावस्था का साधन। काव्यानुभूति को लोकानुभूति से पृथक न मानना, रस विवेचन को शास्त्र सिद्ध संपादन मात्रता की संकुचित सीमा से बाहर लाकर लोक मंगल विधायक सिद्ध करना, काव्य कृतियों को लोक मंगल की साधना अवस्था, सिद्धावस्था के रूप में विभाजित करना, प्रबंध काव्य में बीज भाव की स्थिति लक्ष्य करना, काव्य में विभाव पक्ष को अधिक महत्व देना और भावों को कर्म प्रेरक सिद्ध करके काव्य कृतियों की व्यवहारिक उपादेयता सिद्ध करना आदि ऐसी अनेक मान्यताएं रामचंद्र शुक्ल जी ने दी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है नगेंद्र जी का है शुक्ल जी के विषय में। शुक्ल जी ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पुनराख्यान और पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढालकर हिंदी के लिए एक समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया। ये महत्वपूर्ण है, किसका है? नगेंद्र जी का। अगली है हमारी द्विवेदी युग की तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय। द्विवेदी युग में एक साथ कई भाषाएं, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि के साहित्यों से परिचित होने और हिंदी साहित्य को उन सभी के समकक्ष प्रतिष्ठित करने की स्वाभाविक अभिलाषा के परिणाम स्वरूप तुलनात्मक मूल्यांकन एवं स्थान निर्णय की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस क्षेत्र में पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो मिश्र बंधु में कौन कौन है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। लाला भगवान दीन और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम विशेषकर उल्लेखनीय है। तो तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में किस किस का नाम है? पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु विनोद, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सबसे पहले 1907 में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। तो पहली तुलनात्मक आलोचना कौन सी है? बिहारी और फारसी कवि सादी की, जो कि 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई।
सन 1910 में मिश्र बंधु ने अपना प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर श्रेणीबद्ध करके हिंदी के प्रमुख 9 कवियों सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव भूषण सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र की, यानी ये कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की विस्तृत आलोचना प्रकाशित की, और बाद में कुछ लोगों को जोड़ा भी था। इन कवियों की चयन और श्रेणी में तुलनात्मक मूल्यांकन का कोई वैज्ञानिक आधार मिश्र बंधु के सामने न था, इसलिए रह रहकर उनके निर्णय में परिवर्तन होता रहा। मिश्र बंधुओं के अनुसार सबसे पहले मतीराम की श्रेणी थी, फिर दास की और तब पद्माकर की। तोष की श्रेणी यह पद्माकर के बाद की श्रेणी के नीचे साधारण श्रेणी और उसके पीछे हीन श्रेणी। तो मिश्र बंधुओं ने श्रेणी के अनुसार कवियों को बांटा था कि पहले मतीराम, फिर भिखारी दास जी, फिर पद्माकर को स्थान दिया, और तोष जी जो है पद्माकर जी के बाद आए। नवरत्नों की तो अपनी एक श्रेणी थी ही, वैज्ञानिक आधार के अभाव में मत परिवर्तन होने पर नीचे की श्रेणी के कभी ऊपर भी पहुंच जाता था। पहले सेनापति के नवरत्नों में स्थान दिया गया और मतीराम को उनके बाद को मतीराम को नवरत्नों में रखा गया और सेनापति को उनके बाद, तो मतलब स्थान परिवर्तन भी करते रहे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पदम सिंह शर्मा ने आर्य सप्तशती, अपनू शतक, गाथा सप्तशती तथा फारसी, उर्दू और हिंदी के अन्य कवियों की रचनाओं में बिहारी सतसई की तुलना करते हुए बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया। तो किसने बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया? पदम सिंह शर्मा जी ने। संभवतः इसकी प्रतिक्रिया में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा। तो किसने देव और बिहारी लिखा? कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने। और बिहारी और देव लाला भगवान जी ने लिखा। यथा विद्वता के साथ यथा साध्य तटस्थ रहते हुए देव को बिहारी से बड़ा बताया। तो किसने देव को बड़ा बताया? कृष्ण जी ने। कृष्ण को देव थे तो वो खुद को ही तो बड़ा बताएंगे ही। इस पर लाला भगवानी ने बिहारी और देव की तुलना लिखकर बिहारी को बड़ा सिद्ध किया। तो लाला भगवानी बिहारी और देव की तुलना लिखकर बिहारी को बड़ा सिद्ध किया। इस खींचातान में हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का एक पृथक साहित्य ही बन गया। तुलनात्मक मूल्यांकन करने वाले आलोचकों में के संस्कार रीतिकालीन ही थे। दो कवियों की कविता की आलोचना करते समय वे उनके प्रयुक्त छंदों, अलंकार, शब्द शक्ति, भावों, न्यायों और वृत्तियों का भी उल्लेख करते थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि तुलनात्मक आलोचना क्या थी। समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग। समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग भारतीय युग से ही पत्र पत्रिकाओं में होने लगा था। प्रारंभ में इसका रूप पुस्तक परिचय तक ही सीमित था। कालांतर में इसका स्तर उठता गया। कहा जाता है कि वस्तुतः आधुनिक आलोचना का प्रवर्तन और विकास उत्कर्ष पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना के माध्यम से ही हुआ। क्रमशः पुस्तक परिचय का स्थान पुस्तक समीक्षा और पुस्तक समीक्षा का स्थान साहित्यिक समालोचना ने ले लिया। पुस्तक समीक्षा यानी कि बुक रिव्यू के अंतर्गत पुस्तक के वर्ण विषय का सामान्य विवरण तथा उसकी विशेषताओं का उल्लेख मात्र आवश्यक होता है, ताकि पाठक पुस्तक के महत्व और उपयोगिता से परिचित हो जाए। साहित्यिक समालोचना इससे सर्वथा भिन्न वस्तु है। तो जो पुस्तक का रिव्यू होता है और जो साहित्यिक समालोचना है, वो दोनों एक पृथक पृथक चीजें हैं। भारतीय युग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने संयुक्ता स्वयंवर में आनंद कादम्बनी में 1886 की, तथा बालकृष्ण भट्ट की नील देवी जो हिंदी प्रदीप में 1882 में, तथा परीक्षा गुरु हिंदी प्रदीप में 1882 तथा संयुक्ता स्वयंवर पे ही 1886 की उत्कृष्ट आलोचनाएं प्रस्तुत की। वे पुस्तक समीक्षा का विकसित रूप थी। सरस्वती मही द्विवेदी जी ने मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न की विस्तृत समीक्षा करते हुए यह प्रश्न उठाया कि मिश्र बंधुओं ने रत्न श्रेणी का लक्षण बताए बिना मनमाने ढंग से कवियों की श्रेष्ठता का निर्णय किया है। तो किसने कहा कि मिश्र बंधुओं ने मनमाने ढंग से श्रेणियों की श्रेष्ठता का निर्णय किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके साथ ही समालोचक 1902, इंदु 1909, बाद में माधुरी
1921 हिंदी आलोचना के विकास को आगे बढ़ाया। आचार्य शुक्ल की जायसी, तुलसी, सूर की व्यवहारिक आलोचना की व्याख्यात्मक पद्धति का आदर्श रूप प्रतिष्ठित हुआ। ये आलोचनाएं जायसी 1922, तुलसी ग्रंथावली तृतीय भाग 1923, रमर्गी सार 1925 की भूमिकाओं के रूप में प्रकाशित हुई। तो ये जो रचनाएं हैं और इनका प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है। इन आलोचनाओं के में कवि विशेष की विचारधारा की को परंपरा, इतिहास एवं युग जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। उनमें अंतर्निहित लोक चेतना को लक्ष्य किया गया है। इनमें भावानुभूति की सहजता, स्वाभाविकता, प्रभावात्मकता एवं वैज्ञानिकता का विश्लेषण किया गया है तथा उसे भारतीय रसशास्त्र की व्यापक कसौटी पर परखा गया है। इसी प्रकार शुक्ल जी की व्याख्यात्मक आलोचना इतिहास, परंपरा, युग चेतना, लोक दृष्टि, मनोवैज्ञानिकता, शास्त्रीयता, सहज संवेदनीयता, उपयोगिता तथा तुलनात्मक आदि तत्वों के व्यापक आधार भूमि पर प्रतिष्ठित है। द्विवेदी युग के प्रमुख अन्य आलोचक बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय आदि ने भी अपनी शक्ति और सीमा के अनुसार व्यवहारिक आलोचना की एक व्याख्यात्मक पद्धति को ही अपनाया। इसके बाद शुक्ल जी की परंपरा के आलोचकों में, तो शुक्ल जी की परंपरा में कौन कौन आता है? जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, दीनदयाल गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, केसरी नारायण शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल आदि की आलोचना की यह व्याख्यात्मक पद्धति लक्षित की जा सकती है। अब अगली आलोचना पद्धति हमारी अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा। शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः नागरी प्रचारणी पत्रिका 1897 के प्रकाशन से माना जा सकता है। तो शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास किससे माना जा सकता है? नागरी प्रचारणी पत्रिका। पत्रिका के प्रकाशन के पूर्व सरयू प्रसाद मिश्र कृत भारतवर्षीय संस्कृत कवियों का समय बांग्ला से अनुवाद, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का संस्कृत कवि पंचक मराठी से अनुवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नैसर चरित्र जैसी रचनाओं में शोध परक समीक्षा का स्वरूप ढलने लगा था। परीक्षा पत्रिका जो नागरी प्रचारणी पत्रिका थी का स्वर प्रारंभ से ही गंभीर था। इस पत्रिका में बाबू राधा कृष्ण दास का नागरी दास का जीवन चरित्र, श्याम सुंदर दास जी का बीसल देवरासो, किशोरीलाल गोस्वामी जी का अभिज्ञान शाकुंतलम और पद्म पुराण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का विक्रम वर्षीय की मूल कथा आदि अनेक गंभीर और गवेषणात्मक पूर्ण आलोचनात्मक निबंध सन 1899 से 1900 के बीच प्रकाशित हुए। उन्नीस सौ 7 में इसी आदर्श को सामने रखकर नागरी हितैषणी पत्रिका आरा का प्रकाशन हुआ। तो 1907 में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? नागरी हितैषणी पत्रिका आरा से। इन प्रयत्नों के बावजूद शोध परक समीक्षा का समुचित विकास 1921 के पूर्व संभव ना हो सका, क्योंकि इस समय तक हिंदी को विश्वविद्यालय में स्थान नहीं मिला था। तो कब तक हिंदी को विश्वविद्यालय में स्थान नहीं मिला था? 1921 से पूर्व। सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी। एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। तो कब दिया गया? 1921 में। और कौन आचार्य बना? हमारे बाबू श्याम सुंदर दास जी। शोध परक समीक्षा में अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण तथा उपलब्ध तथ्यों का नवीन आख्यान होना आवश्यक है। ये कथन किसका है? नगेंद्र जी का। शोध परक समीक्षा में अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण तथा उपलब्ध तथ्यों की नवीन आख्यान होना आवश्यक है। किसका कथन है? नगेंद्र जी का। प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप व्याख्याएं और टीकाएं। तो व्याख्या और टीकाएं भी लिखेंगे। संस्कृत साहित्य में समीक्षा की कोई व्यवहारिक पद्धति विकसित नहीं हुई थी। लक्षण ग्रंथों में ही सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए गुणमयी रचनाओं की श्रेष्ठता और दोषपूर्ण रचनाओं की हीनता दिखा दी जाती थी। व्यवहारिक आलोचना की यदि कोई पद्धति मान्य हो सकती थी तो वह थी टीका पद्धति। टीकाओं के अनेक नाम और रूप। टीका जो टीकाएं लिखी जाती है किसी भी रचना की, तो उनको टीका को अन्य नामों से जाना जाता है। अब नोट देख लेंगे जरा। तिलक, लोचन, भाष्य, कारिका, फकीका संस्कृत साहित्य में प्रचलित थे। इसमें काव्य विषय को व्याख्या के साथ ही काव्य सौंदर्य का उद्घाटन भी किया जाता था और दोष निरूपण भी। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कविप्रिया और बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई।
लाला भगवानी ने केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश मानस की टीका, बिहारी बोधनी, दोहावली, कवितावली और छत्तीसगढ़ दशक आदि की टीका ग्रंथों की रचना करके मध्यकालीन कवियों के काव्य की व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य का उद्घाटन किया। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी स्तुति की जो टीका बिहारी रत्नाकर नाम से लिखी, जो कि बहुत ही मार्मिक टीका है। बिहारी के काव्य गौरव के प्रत्यक्ष करने में इस टीका का बहुत बड़ा योग है। टीकाओं की इसी व्याख्यात्मक परंपरा को विकसित करते हुए वियोगी हरि ने विनय पत्रिका की टीका लिखी। तो वियोगी हरि ने किसकी टीका लिखी? विनय पत्रिका की, जो अपनी विशद व्याख्या एवं पांडित्यपूर्ण विवेचन के लिए प्रसिद्ध है। इधर वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी की पद्मापद पर संजीवनी भाष्य लिखी। संजीवनी व्याख्या ये महत्वपूर्ण है। लिखकर यह सिद्ध किया कि टीका लिखने का कार्य अन्वेषण और शोध से कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक आदर्श टीका लिखने के लिए इतिहास, दर्शन, धर्म, नीति, काव्यशास्त्र, लोक रीति, काव्य रूढ़ि, भाषा विज्ञान आदि की समुचित जानकारी होने के साथ ही तथ्य और तथ्यों दोनों को ग्रहण करने का मार्मिक प्रज्ञा भी अपेक्षित है। इसी प्रसंग में प्रसाद की कामायनी पर लिखी गई शैदा की टीका का भी उल्लेख किया जा सकता है। तो प्रसाद की कामायनी पर किसने टीका लिखी? शैदा ने। पाठालोचन और पाठानुसंधान, टेक्सचुअल क्रिटिज्म, प्राचीन कवियों की कृतियों की सही पाठ का अनुसंधान भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बिना कवियों का उचित मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। द्विवेदी काल में नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना के बाद विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि बाबू श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों के प्रयत्न से कबीर, जायसी, सूर, तुलसी की कृतियों का संपादन हुआ। इस संपादन संपादकों के व्यक्तिगत सूझबूझ के आधार पर किया गया था। इसमें पाठानुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया था। पाठानुसंधान के क्षेत्र में इधर हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। इस दिशा में विशेष रुचि रखने वाले विद्वान कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उमाशंकर शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, पारसनाथ तिवारी, कन्हैया सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। माता प्रसाद गुप्त ने जायसी ग्रंथावली तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद ग्रंथावली एवं रामचरितमानस ने विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। मूलराज जैनकृत भारतीय संपादन शास्त्र, कन्हैया सिंह की पाठ संपादन के सिद्धांत, हिंदी पाठानुसंधान, डॉक्टर मिथिलेश कांति और डॉक्टर विमलेश कांति कृत पाठालोचन सिद्धांत और प्रक्रिया, डॉक्टर सियाराम तिवारी कृत पाठानुसंधान आदि इस विषय की उल्लेखनीय कृतियां हैं। द्विवेदी युग की उपलब्धियां क्या क्या रहीं? उपयुक्त समझ विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का व्यापक विकास एवं प्रभुत्व उत्कर्ष हुआ। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि संस्कृत समीक्षा सिद्धांतों का पुनराख्यान करके तथा पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों को भारतीय संस्कारों के अनुकूल ढाकर दोनों के समन्वित आधार पर हिंदी के लिए उचित शास्त्रीय समीक्षा सिद्धांतों का निर्माण माना जा सकता है। आगे है हमारा छायावाद, भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना। द्विवेदी युग की जीवन दृष्टि मूलतः नैतिक और सुधारवादी थी। द्विवेदी युग की दृष्टि कैसी थी? नैतिक और सुधारवादी। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में भी इस जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसलिए इस युग के समीक्षक काव्य की उत्कृष्टता के परख नैतिकता के स्तर पर ही करते थे। आचार्य शुक्ल का रसवाद आलम्बन में ऐसे धर्मों की प्रतिष्ठा करने पर बल देता था जो लोक के लिए आदर्श उपस्थित करते हुए एक पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सकें। इसलिए उन्होंने ऐसे काव्य को उत्कृष्ट माना जिनका नायक लोक मंगल की साधना में प्रवृत्त हो। तो जो लोक मंगल की साधना प्रवृत्त है वही नायक श्रेष्ठ माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अर्थात पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के दमन में तत्पर हो। जिस काव्य का नायक सुख, सौंदर्य, माधुर्य एवं प्रेम क्रीड़ा में ही लीन रहता है, उसकी महत्ता आचार्य शुक्ल को मान्य नहीं थी। तरुण कवियों में प्रसाद पंत, निराला महादेवी और रामकुमार वर्मा ने नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के बंधन को काव्य के लिए अनावश्यक समझा। इन कवियों ने काव्य के नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। कवि पंत के शब्दों में ये महत्वपूर्ण है, पल्लव की भूमिका से लिया गया है।
नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागनियां, नई कल्पनाएं फूट पड़ी। ये महत्वपूर्ण कथन है। इस नवोन्मेष के परिणाम स्वरूप छायावादी काव्य में व्यक्ति चेतना को महत्व प्राप्त हुआ। उसके यही व्यक्ति भाव प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई। ये जो कथन है ये नगेंद्र जी का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रसाद जी में क्या माना है? आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी जी में परोक्ष रति मानी है। तो ये महत्वपूर्ण है, किसी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। छायावादी कवियों ने वैयक्तिक भावानुभूति, स्वाधीन चेतना, कल्पना की अतिशयता, भाषा की कोमलता, अभिव्यक्ति में लाक्षणिक एवं चित्र व्यंजनात्मक शैली के प्रयोग तथा सौंदर्य प्रियता पर अधिक बल दिया। इन कवियों ने मूल्यांकन के लिए जिस नवीन समीक्षा सिद्धांत की प्रतिष्ठा की उसे छायावादी, स्वच्छंदवादी या सौष्ठववादी आलोचना कहते हैं। तो छायावादी आलोचना को किस किस नाम से जाना जाता है? छायावादी, स्वच्छंदवादी या सौष्ठववादी आलोचना। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना। स्वच्छंदतावादी आलोचना के प्रमुख स्तंभ नंदलारे वाजपेयी जी माने जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी ने भारतीय रस सिद्धांत की पाश्चात्य संवेदनीयता से जोड़कर इन शब्दों के अपने आदर्श काव्यादर्श की घोषणा की। काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता है, उसकी स्वतंत्र प्रक्रिया है और उसकी परीक्षा के स्वतंत्र साधन। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। उसके उत्कर्ष और अपकर्ष का नियंत्रण बाह्य स्थूल व्यापार या बाह्य बौद्धिक संस्कार और आदर्श थोड़ी ही मात्रा में कर सकते हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक यही घोषणा अपने काव्य प्रतिभा के उन्मेष में प्रसाद जी ने इंदु के माध्यम से किया। तो इंदु के माध्यम से प्रसाद जी ने क्या घोषणा की? साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता है, उसके लिए कोई विधा या निबंधन नहीं है, कोई साहित्य स्वतंत्र, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। साहित्य की स्वतंत्र सत्ता की स्वीकृति ही स्वच्छंदतावाद का केंद्रीय तत्व है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा को पाश्चात्य रोमांटिक समीक्षा का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। आलोचकों ने पंत जी के पल्लव की तुलना वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिरिकल बैलेट से की। उसे हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो बताया है। हिंदी में स्वच्छंदतावादी कवियों पर वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स आदि का प्रभाव भी स्वीकार किया जा चुका है। छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचकों में नंदलाल वाजपेयी जी तो प्रमुख हैं। ये शांति प्रिय द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र उल्लेखनीय हैं। नंदलाल वाजपेयी जी ने प्रसाद, निराला और पंत पर समीक्षा स्वच्छंदतावादी एवं सौंदर्य बोधक मूल्यों की दृष्टि से की है। उन्हें छायावाद की वृत्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो किसने छायावाद की वृत्ति बनाई है? तो नंदलाल वाजपेयी जी ने। शांति प्रिय द्विवेदी कविता और गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र को मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना। उनकी समीक्षा पद्धति में तर्कपूर्ण विश्लेषण का अभाव लक्षित होता है। वे छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अभिभूत थे। उनकी समीक्षा इसी प्रभाव व्यक्ति के रूप में सामने आई। डॉक्टर नगेंद्र जी का 1938 में सुमित्रानंदन पंत की समीक्षा छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौंदर्य बोधात्मक मूल्यों की दृष्टि से की। तो 1938 में सुमित्रानंदन पंत जी पे जो उन्होंने रचना की। 1940 तक आते आते छायावाद हास्योन्मुख हो गया। स्वयं छायावादी कवि कल्पना के स्वप्न लोक से उतरकर धरती पर आ गए। इसके साथ ही स्वच्छंदतावादी आलोचना का भी हास हुआ और देखते देखते प्रगतिवादी कविता का दौर आरंभ हुआ। इसके साथ ही प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति का उद्भव हुआ। छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचना के विकास काल में हिंदी में एक नई आलोचना पद्धति का उन्मेष देखा जा सकता था। तो छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना के समय में प्रभाववादी समीक्षा का प्रारंभ हुआ। इसके उन्मेष के मूल में छायावाद या भावाकुलता की प्रधानता थी, इसलिए संक्षेप में इसका निर्देशन अवांछित न होगा। प्रभाववादी आलोचना क्या थी?
यूजीसी नेट एक बार ही क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन कौन प्रभाववादी लेखक हैं। प्रभाववादी आलोचना काव्य वस्तु के प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया है। इसमें सहृदय आलोचक सबसे पहले काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है और फिर उसे मार्मिक ढंग से व्यक्त करके दूसरों तक पहुंचाता है। इस समीक्षा में आलोचक स्वयं एक प्रकार से की रचना करने लगता है, प्राय आलोच्य विषय से दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभाववादी समीक्षा काव्य कृति कलाकृति से प्रभावित होकर नूतन कला को जन्म देता है। इस प्रकार वह आलोच्य कवि का समानधर्मी बनकर सामने आता है। हिंदी में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सच्चे की आलोचना करते हुए प्रभाववादी आलोचना का आभास दिया है। छायावादी के युग के आलोचक शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचना प्रभाववादी ढंग से हुई है। तो पहले तो पदम सिंह शर्मा जी, दूसरे शांति प्रिय द्विवेदी जी और तीसरे भगवत शरण उपाध्याय। मार्क्सवादी खेमे के विचारक श्री भगवत शरण उपाध्याय ने गुरुबख्श सिंह की नूरजहां की आलोचना इसी पद्धति थी यानी प्रभाववादी पद्धति से की। ये महत्वपूर्ण कथन है आगे इनका। नूरजहां के अध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा, फलतः कुछ अनुकूल अंतर्ग्रंथियां खुल पड़ी। मैं एक बात को स्पष्टतः कह देना चाहता हूं कि प्रस्तुत प्रयास समालोचक का नहीं, प्रत्युत सहानुभवी और समान धर्मी का है। मैं प्रभाववादी हूँ। किसने कहा? भगवत शरण उपाध्याय। जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है तो प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता। छायावाद युग के अन्य आलोचकों में कहीं कहीं प्रभावव्यंजना की झलक मिलती है। यह होते हुए भी हिंदी आलोचना साहित्य में प्रभाववादी समीक्षा का उचित विकास नहीं हो सका। मार्क्सवादी समीक्षा की बौद्धिक, तर्कपूर्ण एवं वस्तु विश्लेषणी पद्धति ने इसके विकास को अवरुद्ध कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण है। स्वच्छंदवादी और प्रभाववादी आलोचना के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में समाजशास्त्री या प्रगतिवादी, मनोविश्लेषक या अंतःचेतनावादी या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना का विकास, नवीन आलोचनात्मक पद्धति का विकास हुआ। तो ये वैज्ञानिक या अंतःचेतनावादी आलोचना को हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी जो हमारी प्रश्न श्रृंखला है वो उसका भाग 11 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है। इसमें संप्रति प्राचीन मत अवलंब करके नाटक आदि दृश्य काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं बोध होता है। कथन किसका है? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा ने नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागनियां, नई कल्पनाएं फूट पड़ी। ये किसका कथन है? ये महत्वपूर्ण कथन है। हमारे ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंद पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी महादेवी वर्मा। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत पल्लव की भूमिका से लिया गया है और पल्लव की भूमिका का नाम है प्रवेश। आप लोग याद रखेंगे। छायावादी काव्य में व्यक्ति चेतना को महत्व प्राप्त हुआ। इसका यही व्यक्ति भाव, प्रसाद में आनंद भाव, निराला में अद्वैत भाव, पंत में आत्मरति और महादेवी में परोक्ष रति के रूप में प्रकट हुई। यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन है हमारे पास रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या भज्जन सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नगेंद्र जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काव्य का महत्व तो काव्य के अंतर्गत ही है, किसी बाहरी वस्तु में नहीं। काव्य और साहित्य की स्वतंत्र सत्ता उसकी स्वतंत्र प्रक्रिया है, उसकी परीक्षा के स्वतंत्र साधन है। काव्य तो मानव की उद्भावनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का परिणाम है। यह कथन यहाँ पे ऑप्शंस जो है गलत हो गए हैं, मैं आप लोगों को सही बता देती हूँ। ये कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एचपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता है, उसके लिए कोई विधि या निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वोतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। कथन किसका है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा पंत, सी निराला या डी महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। उम्मीद करूंगी दोस्तों आप लोगों की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे ऐप पर जो भी बैच चल रहे हैं, चाहे वो यूजीसी के हो या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी करानी है, हमारे यहाँ पेपर 1 और जीके जीएस के भी बैच चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं और मेरा कोड शैली11 आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारे बैचेस से ज्यादा जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।